एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये हमारी प्री एनसीईआरटी सीरीज है। सबसे पहले जो 3 चैप्टर अभी तक हमने कवर कर लिए हैं उनको थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, लिंक बना लेते हैं एंड फिर शुरू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 से। चलिए, तो भाई सिंपल सी बात हमने पढ़ी है अभी तक। चैप्टर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कि हमारा 2600 से लेके 1900 BCE तक थी, राइट। तो हमने तब भाई ब्रिक्स, बीड्स, बोन्स, इन सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को स्टडी करके इस टाइम पीरियड के बारे में जाना। फिर आया हमारा चैप्टर नंबर 2। अब देखो, आपको एक बात समझ लेनी है कि चैप्टर 2, 3 और 4 एक ही टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो सेम है, यानी कि टाइमलाइन सेम है, लेकिन जो बात हो रही है, जो इश्यूज डिस्कस किए गए हैं वो अलग है, टॉपिक्स अलग है सिर्फ। तो भाई चैप्टर 2 में हमने 600 BCE से 600 CE के दौरान जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री थी उसको पढ़ा, जिसमें हमारा क्या आया था भाई? महाजनपदास, मौर्यास, गुप्तास, है ना। मौर्य से लेके गुप्तास तक हमने पूरी जो किंगडम्स आए उनके बारे में पढ़ा, राइट। तो ये क्या है? पॉलिटिकल, कौन रूल कर रहा था, और इकोनॉमिक भाई कॉइन्स हमने पढ़े, राइट, कैसी तरीके से ट्रेड हो रहा था। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री इस टाइम पीरियड की हमने चैप्टर 2 में डिस्कस करी। चैप्टर 3 में हमने 600 BC से 600 CE के बीच में जो सोशल हिस्ट्री थी, यानी कि भाई जो सोशल स्ट्रक्चर था इंडिया का, क्या जेंडर रोल्स थे, क्या फैमिली स्ट्रक्चर था, जो वर्ण सिस्टम था, जाति थी, इस सब को डिस्कस किया भाई। ब्राह्मणास की जो डोमिनेंस थी, ब्राह्मणिकल रूल्स थे, राइट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सोशल हिस्ट्री में आया। और फिर अब हम चैप्टर 4 में चलेंगे, जहां हम सेम टाइम पीरियड 600 BCE से 600 CE के बीच में जो रिलीजियस और कल्चरल चेंजेस हुए, जैसे कि बहुत सारे बिलीफ्स और रिलीजन्स निकल के आए, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सेम टाइम पीरियड की अब हम कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट को देखेंगे। क्या क्या रिचुअल्स शुरू हुए, लोग किस चीज को मानने लगे, राइट, क्या क्या बिलीफ्स थे। तो अब चैप्टर 4 का हमें जो लिंक है वो समझ में आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई चैप्टर का नाम डिकोड कर लेते हैं, थिंकर्स। भाई कौन कौन से हमारे कह सकते हैं रिलीजियस फिगर्स, जैसे कि गौतम बुद्ध, राइट, क्लियर। थिंकर्स कौन कौन से थे, क्या बिलीव्स थे, राइट, क्या कल्चरल बिलीव्स थे लोगों के उस टाइम, एंड क्या क्या बिल्डिंग्स हमारे रिलीजन और कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड थी, जो कि हम पढ़ेंगे स्टूपास जैसे कि, क्लियर। तो थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, टाइमलाइन जो है सेम है, 600 BCE से लेके 600 CE तक, क्लियर, बढ़िया। आगे चलते हैं जी, चलो। तो कल्चरल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आ गए हमारे सोर्सेज। कौन से सोर्सेज हैं जिनको पढ़ के हमें पता चला यार कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम के बीच में क्या क्या कल्चरल चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, राइट। तो व्हाट आर द सोर्सेज? हर चैप्टर में हमने सोर्सेज जाने हैं कि भाई क्या, किसके थ्रू, ये किसके बलबूते पे हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो भाई सोर्सेज क्या है? टेक्स्ट्स यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन अकाउंट्स थे, किसके? बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, जैना टेक्स्ट्स एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स, रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो भाई अलग अलग भाषा में जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, राइटिंग्स मिली हैं, कुछ भाई जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनमें से, कुछ जैनिज्म को जो फॉलो करते थे उनके टेक्स्ट में से, और कुछ ब्राह्मणास ने जो लिखे हैं, राइट। तो ये हमारा पहला सोर्स है, ठीक है। दूसरा क्या है? मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स यानी कि जो बच गई चीजें, राइट, जैसे कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, जैसे कि मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट्स जैसे स्टूपा, ठीक है, एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस यानी कि एक स्टोन पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, राइट, कुछ एंग्रेविंग्स मिल गई, वो क्या है? हमारी राइटिंग्स जो है इंस्क्रिप्शंस हैं। एग्जाम्पल भाई जो सांची में स्टूपा है, ये एक मटेरियल रिमेन्स है, राइट, जो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में बताता है, क्लियर। दिस इज द स्टूपा एट सांची,
क्लियर, बहुत अच्छे। ये स्तूपा क्या होते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे। देखिए जी, तो सांची स्तूपा के बारे में बात करते हैं। ये सांची कनखेरा विलेज में है, भोपाल के अंदर इन एमपी। ठीक है, सांची स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोका। तो भाई हमने बात करी ना किंगडम्स की, राइट। तो मौर्यन एम्पायर में अशोका ने जो है ये सांची स्तूपा बनाया था इन 3rd सेंचुरी BCE, तो 300 BCE के दौरान। क्लियर, सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड इन 1818, लेकिन हमें हिस्टोरियंस को ये कब मिला, ये कब मटेरियल रिमेन मिला, 1818 में। ठीक है, 1818 में। अभी क्या चल रहा है, 2025। क्लियर, तो कौन सी सेंचुरी हुई है, फटाफट से बताओ, 19th सेंचुरी में। क्लियर, बहुत अच्छी। भाई फिर क्या होता है, जो फ्रेंच हैं यानी कि फ्रांस से आए हुए आउटसाइडर्स, फॉरेनर्स, वो वहाँ के रूलर शाहजहां बेगम से पूछते हैं कि क्या हम जो सांची स्तूपा है इसका ईस्टर्न गेट, जो ईस्ट की तरफ इसका गेट है, वो हम ले जाएं और अपने फ्रांस के म्यूजियम में उसको अच्छे से हम दिखा सकें। और ऐसे ही कुछ ब्रिटिशर्स ने भी, जो ब्रिटेन के इंग्लिशमैन थे, वो भी यही करना चाहते थे, राइट। तो जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा आर्किटेक्चर है, उनको ले जाके अपने म्यूजियम में डिस्प्ले करना चाहते थे। लेकिन थैंकफुली क्या हुआ कि इनको प्लास्टर कास्ट कॉपीज दे दी गई, सेम टू सेम ऐसा बना के दे दिया गया, और वो उसी में खुश हो गए, और जो ओरिजिनल था वो हमारी इस साइट पे ही रहा। और फिर जो रूलर्स ऑफ भोपाल थी, शाहजहां बेगम, एंड उनके बाद जो आई हर सक्सेसर, यानी कि उनके बाद जो आई सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इस साइट को, सांची स्तूपा को प्रिजर्व करवाया और अच्छे से जो भी मतलब टूटा फूटा था वो सब कुछ ठीक करवाया, राइट। सो दे प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट, कि इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि आने वाली जनरेशंस देख सकें, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ भाई, हमने जॉन मार्शल के बारे में तो पढ़ा है हड़प्पन वाले चैप्टर में भी, राइट, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। तो भाई उन्होंने ना सांची स्तूपा पे कई सारी राइटिंग्स करी थी, रिसर्च करके वॉल्यूम्स, बुक्स बना दी थी कई सारी। तो सुल्तान जहां बेगम ने वहां पे म्यूजियम भी एक बनवाया, और साथ ही में जॉन मार्शल को एक गेस्ट हाउस में रुकवा के और उनको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, सारी वी कैन से फंड भी किया कि आप अपनी जो वॉल्यूम्स हैं अच्छे से लिखें, सांची स्तूपा पे राइटिंग्स अपनी पब्लिश करें, राइट। उन्होंने पब्लिश भी करवाई, उनकी राइटिंग्स छपवाई भी, राइट। क्लियर, तो जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहां बेगम। क्लियर, ठीक है, कि भाई सुल्तान जहां बेगम की वजह से ही आज ये पब्लिश हो पा रही हैं और उन्होंने ये पूरी चीज फंड करी। क्लियर, तो सांची स्तूपा इज नाउ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट दी सांची स्तूपा, कैसे हमने सांची स्तूपा को प्रिजर्व करवा लिया था। क्लियर, और भाई सांची स्तूपा के थ्रू ही हमें काफी कुछ पता चला है अबाउट बुद्धिज्म, राइट। तो हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है बुद्धिज्म को लेके, राइट, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, बुद्धिस्ट राइटिंग्स, बुद्धिज्म की फिलॉसफी, ये सब हमें काफी ज्यादा सांची स्तूपा के थ्रू पता चला है, राइट। क्लियर, तो हमारे जो सोर्सेज हैं जिसमें मटेरियल रिमेन्स है, उसके अंदर सांची स्तूपा एक बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब भाई हमारी बुक में जो टॉपिक नंबर 2 है, द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन बनता है और टॉपिक है वो है टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE। Mid first millennium BCE is often regarded as a turning point in world history. Explain या फिर why। तो भाई ये बोला गया है कि mid first millennium BCE यानी कि भाई हमारा जो 600 से 400 BCE वाला हिस्सा है, मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, इधर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, जिसकी वजह से ये पूरी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसने टर्न ले लिया। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स की इमर्जेंस हुई, उभर के निकले। थिंकर्स जैसे कि ज़ाराथुस्त्रा ईरान में, कॉन्गजी चाइना में,
सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस में, जिनके भाई आज के दिन भी जो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इनकी थिंकिंग है, व्यूज है, लोग पढ़ते हैं। एंड इंडिया में महावीरा एंड गौतम बुद्धा। ठीक है जी, क्लियर। महावीरा से जैनिज्म एंड गौतम बुद्धा से बुद्धिज्म का राइज हुआ। क्लियर बात। अगर क्वेश्चन आ गया कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई टर्निंग पॉइंट क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स उभर के आए जिन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजीज अपनी बताई टू द वर्ल्ड। ईरान में ज़ाराथुस्त्रा, चाइना में कॉन्गजी, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ग्रीस में, और इंडिया में महावीरा और गौतम बुद्धा। क्लियर है? ठीक है जी, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अभी आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये वीडियो देख के समझ तो आ जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन आपकी 100% प्रेपरेशन नहीं होगी। पहले आपको ये वीडियो देखनी है, प्री एनसीईआरटी सीरीज हमारी वॉच करनी है। फिर भाई एनसीईआरटी को ऐसे कर सकते हो, एक टॉपिक यहाँ से देखा वीडियो में, फिर वो एनसीईआरटी में रीड कर लिया। एनसीईआरटी रीड करनी है, समझे बात, उसके बिना कंप्लीट नहीं है। फिर नंबर 3 पे अपने आंसर राइटिंग नोट्स बनाने हैं। जो यहाँ पे लिखा है वो लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स अगर मिस है तो एनसीईआरटी से उठा के लिख सकते हो। क्लियर। मेक आंसर राइटिंग नोट्स, इस पे मैं एक इन डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगी। फिर आता है आपको अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलने से पहले। अब मैम वो कहाँ से करें, कौन सा बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगी ओसवाल बुक्स, राइट। तो ओसवाल बुक्स इज द बेस्ट चॉइस क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चंस है यार, और पीवाईक्यूज आपको दिए हुए हैं जो हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसमें आपका 2025 का जो बोर्ड का पेपर है वो भी फुल्ली सॉल्व गिवन है। तो सबसे पहले तो वो देख लेना किस टाइप का आपका हिस्ट्री का पेपर आता है, क्या लेवल आता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। फिर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, टॉपर आंसर्स कैसे हैं, सब कुछ ऑल इन वन इस बुक में गिवन है। एंड आई वुड सजेस्ट जैसे ही एक एक अपना चैप्टर करते जाओ, साथ साथ में अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, राइट। सो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आई वुड सजेस्ट दी ओसवाल बुक्स क्वेश्चन बैंक। इसको अगर अपनी एनसीईआरटी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लिया, आपको कुछ भी नहीं चाहिए अभी। क्लियर है? तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके अमेजोन से फटाफट परचेज कर लो। तो भाई इस टाइम पे नए नए जो बिलीव्स हैं, रिलीजन्स हैं, वो उभर के क्यों आए, व्हाट इज द रीजन। तो भाई क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से न्यू रिलीजन्स आए पिक्चर में इन द 6th सेंचुरी बीसीई। तो भाई सबसे पहली चीज, जैसा हमने पढ़ा पहले भी चैप्टर 2 चैप्टर 3 में, कि इस टाइम पे काफी सारे सैक्रिफाइसेस हो रहे थे जो कि ब्राह्मणास ने हमारी वेदों में लिखे थे। तो सैक्रिफाइशियल जो ट्रेडिशन चल रहा आ रहा था, यानी कि सैक्रिफाइसेस करने की जो प्रथा चलती आ रही थी, जैसे कि ऋग्वेद में कई बार सैक्रिफाइसेस का जिक्र किया गया है कि भाई दान करना है, बलिदान करना है, कुछ भी, ठीक है। अर्लियर सैक्रिफाइसेस जो थे वो कलेक्टिवली परफॉर्म करती थी फैमिलीज, राइट, और एक हेड होता था। क्लियर। लेटर परफॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड, बाद में सिर्फ जो हेड है वही करता था। सैक्रिफाइसेस जैसे कि अश्वमेधा और राजासूया किंग्स और चीफ्स करते थे, जो पावरफुल मैन होते थे। अश्वमेधा है हमारा हॉर्स सैक्रिफाइस, और राजासूया है भाई जब किंग बनाया जाता था, प्रिंस को किंग बनाया जाता था, तो कई सारे सैक्रिफाइसेस होते थे उस सेरेमनी में। क्लियर। तो द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस लॉस्ट इट्स सिंप्लिसिटी। तो भाई ये जो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस इतने सालों से चले आ रहे थे, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गए और कॉस्टली भी हो गए। दे लॉस्ट इट्स सिंप्लिसिटी, और लोग फिर जो है न्यू क्वेश्चंस करने लगे, और इसी वजह से फिर लोगों के मन में नए नए क्वेश्चंस आने लगे लाइफ के बारे में। न्यू क्वेश्चंस वर राइजिंग, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, सवाल आने लगे, जैसे कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या हमारे मरने के बाद वापस हमारा रीबर्थ होगा, हम किसी और रूप में आएंगे, राइट। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या हमें डेथ के बाद लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर डेथ मिलेगी, रीबर्थ होगा, ये सब हमें उपनिषद में पढ़ने को मिला, जो कि 600 BC के ऑनवर्ड्स लिखी गई थी। तो उपनिषद में हमें ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ, लोगों के मन में अब न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। भाई फिर हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स के अंदर, जो बुद्धिज्म की राइटिंग्स है उसके अंदर मिले हैं काफी सारे डिबेट्स और डिस्कशंस जो हुआ करते थे।
जहां पे इन टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है कि 64 डिफरेंट सेक्ट्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु थिंक सिमिलरली। तो 64 डिफरेंट ग्रुप्स थे, या फिर जिसको हम कहें स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते थे। तो भाई इस टाइप से सबका अलग अलग थिंकिंग था, अलग अलग बिलीव्स थे, अलग अलग रिलीजियस इंक्लिनेशंस थी, राइट। भाई हर एक सेक्ट के जो टीचर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने थॉट्स बताते थे, डिस्कस करते थे कि उनका मानना ये है, और ये दिखाते थे कि हमारी जो थिंकिंग है वो बेस्ट इसीलिए है, प्रूव करते थे अपना पॉइंट। और ये जो डिबेट्स होती थी ये कहाँ पे होती थी? कुतागर शाला में, ठीक है, कुतागर शाला में, जिसका मीनिंग है जो हट्स होती थी पॉइंटेड रूफ्स के साथ, ऊपर ऐसी रूफ होती थी और हट्स होती थी, या फिर उन पेड़ों के नीचे जहां पे लोग रेस्ट किया करते थे, छांव के नीचे। तो ये जो डिबेट्स होती थी वो कुतागर शाला में होती थी, क्लियर। और भाई ये जो डिबेट्स होती थी, अगर एक सेक्ट के टीचर ने कन्विंस कर लिया कि उसकी आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर है और दूसरा टीचर मान गया, तो जो उस टीचर के फॉलोअर्स भी होते थे वो भी इसी के अंडर आ जाते थे, यानी कि दो ग्रुप मिक्स हो जाते थे और वो लीडर रहता था। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोला गया है? सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो और श्रिंक ओवर टाइम। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत बड़े भी हो जाते थे या फिर बहुत छोटे भी हो जाते थे, डिपेंडिंग ऑन द डिबेट्स दैट वर गोइंग ऑन। समझ गए बात? बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत अच्छे। ये डिबेट्स और डिस्कशंस वाला जो है ना, अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करके पॉइंट्स में ब्रेक करके आंसर बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। तो भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आएगा कि जो हमारी वेदों में लिखा था ना, उसको किसने क्वेश्चन किया, उसको किसने कहा कि भाई ये सही नहीं है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में महावीरा एंड बुद्धा ने जो अथॉरिटी ऑफ वेदास है उनको क्वेश्चन किया, उन पे सवाल उठाया। और यहाँ हमारा एक और पॉइंट आता है कि बुद्धा और महावीरा एम्फसाइज करते थे इंडिविजुअल एजेंसी पे, कि आप इंडिविजुअली एज मैन एंड विमेन खुद लिबरेशन अचीव कर सकते हो, खुद आप जो है मुक्ति पा सकते हो इस जीवन से, इस मोह माया से एग्जिट ले सकते हो अगर आप खुद एफर्ट करो तो। और जहाँ की एज अपोज टू दिस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स में, वेदों में लिखा है कि ये जो है स्टेटस एवरीथिंग दिस इज डिटरमाइंड एट बर्थ और आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। चलिए भाई, फाइनली हमारे जो मेन दो क्वेश्चन बनते हैं ना इस चैप्टर से, वो आता है या तो जैनिज्म पे कि भाई क्या फिलॉसफी है, जैना फिलॉसफी क्या है, और दूसरा है बुद्धिज्म पे, ठीक है, कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है। तो ये दो हमारे कोर क्रक्स कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इजी हैं, बस हमें समझ लेना है। तो इस वीडियो को ध्यान से, अब जब मैं समझा रही हूँ पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे रखो, ठीक है। तो जैनिज्म की बात करते हैं। तो भाई जैन ट्रेडिशन में क्या है, महावीरा से पहले 23 और टीचर्स आए थे जिनको हम बोलते हैं तीर्थंकारास, ठीक है। तो महावीरा से पहले 23 और टीचर्स आए थे जिन्होंने जैनिज्म के बारे में बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी, प्रोपोगेट किया था, राइट। तो तीर्थंकारास होते हैं दोज हु गाइड मेन एंड विमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, इस लाइफ के थ्रू उनको गाइडेंस दी, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट तीर्थंकारा कौन थे? ऋषभ देव थे। 23rd तीर्थंकारा कौन थे भाई? परशवंत थे। और 24th थे वर्धमान महावीरा, ठीक है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई, अब जानते हैं कि क्या फिलॉसफी है जैनिज्म के अंदर, क्या मान्यता है, क्या बिलीव्स है, क्या प्रैक्टिसेस है। तो भाई जैना प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी, थिंकिंग क्या है। ये जो पूरी दुनिया है ये एनिमेटेड है, एनिमेटेड यानी कि एवरीथिंग हैज लाइफ, ठीक है, एवरीथिंग हैज लाइफ, इवन स्टोन्स, पत्थर, रॉक, वाटर, सब में एक लाइफ है, ठीक है। एवरीवन इज लिविंग बीइंग्स है सब, क्लियर। तो भाई किसी भी लिविंग बीइंग को हमें हिंसा यानी कि इंजरी, वायलेंस नहीं करनी, यानी कि नॉन इंजरी का प्रिंसिपल है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर इंसेक्ट्स हो। लिविंग थिंग्स से लेके नॉन लिविंग थिंग्स तक आपको कोई भी वायलेंस नहीं करना।
द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म। आपके एक्शंस, आपके कर्मों के थ्रू आपकी जो लाइफ आफ्टर लाइफ की ये जो साइकिल है कि बर्थ हो रहा है, फिर मरने के बाद वापस से जन्म ले रहे हैं, ये आपके कर्मों के थ्रू शेप की जाती है। क्लियर? बहुत अच्छे। 3 रत्न है जैनिज्म में, राइट फेथ रखना, राइट नॉलेज रखना, राइट कंडक्ट रखना। ठीक है, ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम में आगे पढ़ेंगे जो प्रिंसिपल्स हैं। एसेटिज्म एंड पेनेंस। भाई ये एसेटिज्म और पेनेंस क्या है? एसेटिज्म यानी कि एक सिंपल लाइफ व्यतीत करना, सिंपल जीवन जीना विद स्ट्रिक्ट रूल्स। क्लियर? और पेनेंस यानी कि पश्चाताप करना, अगर आपने कुछ गलत किया है तो एक्सट्रीम मेथड्स करो, तो अपने आप को पनिश करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, राइट? कुछ सिवियर करो, पश्चाताप करो उस चीज का। तो एसेटिज्म और पेनेंस हैं जो आपको ये साइकिल ऑफ रीबर्थ से छुटकारा दिला सकते हैं, जो आपको दैट कैन फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। समझे बात? This can be achieved only by renouncing the world. Renouncing the world का मतलब है इस मोह माया को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप साइकिल ऑफ कर्मा, साइकिल ऑफ रीबर्थ से फ्री अपने आप को कर सकते हैं। जो भी इस जीवन के सुख हैं, प्लेजर्स हैं, राइट, जो इंडल्जेंस है, उससे आपको दूर हटना पड़ेगा, अपने आप को दूर करना पड़ेगा। क्लियर बात? बहुत अच्छे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो भाई जो भी जैनों के अंदर मंक्स और नन्स थी, यानी कि जो एकदम ये पाथ फॉलो करते थे, डेडिकेटेड थे, उनको ये 5 प्रॉमिसेस करने पड़ते थे, 5 वाउज लेनी पड़ती थी। क्या? कि भाई आप किसी को मारेंगे नहीं, आप कुछ चुराएंगे नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप कह सकते हैं कि शादी नहीं करेंगे, राइट? एंड फिजिकल किसी भी रिलेशनशिप में आप इंडल्ज नहीं होंगे, एंड आप कोई भी प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेंगे। एब्सटेन का मतलब है कि ना करना, अपने आप को रोकेंगे। क्लियर? तो नॉट टू किल, नॉट टू स्टील, नॉट टू लाई, नॉट टू मैरी एंड नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी। ये 5 प्रोमिसेस करवाए जाते थे जो मंक्स और नन्स थे उनसे। क्लियर? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई, जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ जानते हैं। तो भाई हमें जैनिज्म के बारे में पता कैसे चला, कैसे ये जो आइडियोलॉजी है ये स्प्रेड हुई? भाई जो जैना स्कॉलर्स थे, यानी कि जो वेल रेड मैन थे जैनिज्म में, राइट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस करी, लिखित में रिटन टेक्स्ट प्रोड्यूस करे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत में, तमिल में। क्लियर? तो भाई सालों तक इन्हीं टेक्स्ट की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, राइट, जो इनकी राइटिंग्स थी, जो पेपर्स थे, उनको केयरफुली प्रिजर्व किया गया, बचा के सुरक्षित रखा गया लाइब्रेरीज में अटैच टू टेम्पल्स, ताकि वहां लोग पढ़ सकें। क्लियर? सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स। अच्छा जी, तो एक तो हमारा सोर्स क्या हो गया जैनिज्म का? लिटरेचर टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा भाई? स्टोन स्कल्पचर्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशंस वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ द जैना तीर्थंकरास। दूसरा है हमारा भाई स्टोन स्कल्पचर्स, जिसका एग्जाम्पल है द गोमतेश्वरा स्टैचू और श्रवणबेलगोला। राइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं जी, अब चलते हैं हम बुद्धिज्म पे। तो भाई जो हमारा पहला टॉपिक है बुद्धिज्म में, वो हमें बताता है कैसे बुद्धा, जो कि ओरिजिनली सिद्धार्था था, जिनका नाम सिद्धार्थ, कैसे वो इस तरफ बढ़े, राइट, एंड द सर्च क्वेस्ट, यानी कि सर्च फॉर एनलाइटनमेंट, कैसे वो जीवन का असली मतलब समझना चाहते थे, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ समझना चाहते थे। तो ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? हेजियोग्राफी से पता चल रहा है। हेजियोग्राफी क्या है? इट इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर, जो कि कौन लिखते हैं? उनके फॉलोअर्स लिखते हैं। तो भाई चलो स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। सिद्धार्थ जो थे वो साक्या क्लैन के चीफ के बेटे थे। ठीक है, तो शुरू से ही वो पैलेस में रहते थे, बड़े ही शेल्टर्ड तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, एकदम प्रिंस की तरह। ठीक है, तो भाई एक दिन उनका मन करता है कि मैं असली जो दुनिया है उसको देखूं, एक्सपीरियंस करूं,
राइट। तो वो अपने जो चैरिटियर होता है, सारथी, उसको बोलते हैं कि भाई चलो मुझे बाहर लेके चलो, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने पैलेस से बाहर निकलते हैं वो ये 4 चीजें देखते हैं। 4 ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्धा। सबसे पहले वो एक ओल्ड मैन देखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है। फिर वो देखते हैं एक सिक मैन, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है और परेशान है बीमारियों से। फिर क्या देखते हैं, वो एक कॉर्प्स देखते हैं, यानी कि एक डेड बॉडी, क्लियर। एंड उसके बाद वो एक होमलेस मेंडिकेंट देखते हैं। होमलेस मेंडिकेंट यानी कि भिक्षु, सन्यासी, फकीर, समझे बात, जो दर बदर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, रिलीजियस और इन सब बेसिस पे, क्लियर। तो ये 4 वो साइट देखते हैं। तो भाई ये पहली 3 चीजें तो देख के उन्हें समझ आता है कि हमारी जो बॉडी है इसको मरने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक ना एक दिन खत्म तो जरूर होगी। और फिर जब वो एंड में एक फकीर या सन्यासी को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कैसे इसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है लाइफ में, जो भी सॉरो है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिजीज है, सब कुछ, एंड कैसे ये पीसफुली घूम रहा है, क्लियर। और तब उन्हें स्ट्राइक होता है कि मुझे भी यही पीस वाला रास्ता चुनना है। और तभी वो अपना पैलेस छोड़ के लाइफ के मीनिंग को समझने निकल जाते हैं। एनलाइटनमेंट की अपेक्षा में वो निकल जाते हैं, राइट। सो ग्रेट रिनंसिएशन ऑफ बुद्धा। रिनंसिएशन यानी कि लीविंग बिहाइंड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, राइट, इवेंट ऑफ लीविंग होम इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। तो उन्होंने क्या किया, रिनाउंस कर दी वर्ल्डली लाइफ, क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छे। तो भाई उन्होंने क्या किया, कई सारे एक्सट्रीम फॉर्म्स करे, कई सारे सीवियर पेनेंस करी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाके ना फास्टिंग करना, या फिर पूरा टाइम हार्ड सरफेस पे लेटे रहना, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी के टेम्परेचर में खुद को एक्सपोज कर देना। इस टाइप के एक्सट्रीम मेथड्स उन्होंने यूज़ करे टू अचीव एनलाइटनमेंट, लेकिन फिर वो रुक गए और लास्टली उन्होंने मेडिटेशन को अडॉप्ट किया। एंड फाइनली आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम अंडर द पीपल ट्री उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, एंड तब से उनका नाम बन गया बुद्धा, ऑल्सो नोन एज द एनलाइटेंड वन, जिसको जीवन का ट्रूथ, मीनिंग ऑफ लाइफ समझ आ गया है। और भाई फिर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, जो उनका फर्स्ट सरमन था, सरमन यानी कि टीचिंग कह सकते हैं, लेक्चर ऑफ बुद्धा, जो कि था सारनाथ में, राइट, डियर पार्क इन सारनाथ नियर बनारस, वो दिया, क्लियर। अब हम जानेंगे कि क्या टीचिंग्स थी बुद्धा की, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीचिंग्स हैं दोनों जैनिज्म और बुद्धिस्ट फिलोसफी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो भाई जो बुद्धा की टीचिंग्स है वो हमें मेनली सुत्त पिटका से मिलती हैं, विच इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल्ड सुत्त पिटका, जो हमारा एनसीईआरटी में ये बॉक्स है, पेज 86 पे ये बॉक्स है, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। इसमें हमें पिटका बताई गई हैं, विनया पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्मा पिटका, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। विनया पिटका में रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो कि संघ में होते थे, ग्रुप में होते थे, उन्हें क्या फॉलो करना है। सुत्त पिटका में बुद्धा की टीचिंग्स है, और अभिधम्म पिटका में फिलोसफिकल मैटर्स पे बात करी गई है, क्लियर। तो भाई अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, अनिक, ट्रांजिएंट यानी कि ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्लियर। इट इज ऑल्सो सोललेस, अनता, सोललेस यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम कहते हैं ना हमारी सोल है, परमानेंट है, ये कभी डिमोलिश नहीं हो सकती, बट बुद्धिज्म में कहते हैं कोई सोल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में दुख, पेन, सॉरो हमेशा हमें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सॉरो, दुख इज इंट्रिंसिक यानी कि इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्लियर। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन यानी कि बीच का, भाई ना ज्यादा एक्सट्रीम हमें पेनेंस करनी है, पश्चाताप करना है, और ना ज्यादा एक्सट्रीम हमें मेटीरियलिस्टिक चीजों और वर्ल्डली प्लेजर्स में जाना है, बीच का रहना है। मॉडरेशन का पाथ, मिडल पाथ लेके चलना है,
राइट जो मॉडरेशन का पाथ अपनाएगा वो वर्ल्डली ट्रबल से बाहर आ सकता है, राइट। The Buddha regarded world as the creation of humans rather than of divine origin or God. तो भाई इनिशियली बुद्धा ने नहीं बोला कि कोई गॉड है, राइट, वेदर गॉड एग्जिस्टेड और नॉट वॉज इररेलेवेंट, एंड उन्होंने बोला कि ये जो सोसाइटी है वो लोगों ने ही बनाई है। क्लियर। बुद्धिज्म एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ कर्मा, कि भाई जो हम एक्शंस करेंगे, राइट, वो हमें डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे, एंड अहिंसा पे भी ग्रेट इंपॉर्टेंस उन्होंने ले डाउन करी कि नॉन वायलेंस हमें प्रैक्टिस करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। उनका यही मानना था कि इंडिविजुअल एजेंसी और इंडिविजुअल एफर्ट जो है, हम खुद से जो अपने एक्शंस कर रहे हैं वो हमें डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं और सोसाइटी में भी हम बदलाव ला सकते हैं। राइटियस लिविंग करके, यानी कि सच के मार्ग पे चल के, सही रास्ता अपना के हम साइकिल ऑफ रीबर्थ से मुक्ति पा सकते हैं, तो राइटियस लिविंग करके। और हमें निबन्ना यानी कि पीस मिल सकता है अगर हम अपनी ईगो और सेल्फ को एकदम मिटा दें और पीस को अपना लें, राइट। तो क्या 4 नोबल ट्रूथ्स है बुद्धिज्म के? भाई ये जो दुनिया है यहाँ पे दुख तो मिलेगा ही, सॉरो एंड सफरिंग्स तो है ही। डिजायर, जो चाहने की प्राप्ति है, ये रीजन है हमारे दुखों का, राइट। और डिजायर और ईगो को अगर हम हटा दें तो हम निबन्ना यानी कि पीस प्राप्त कर सकते हैं, राइट। sorrows and sufferings can be overcome by removing desires can be removed by following ashtanga marg 8-fold path है हमारा ये, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट मेडिटेशन। क्या ये याद करने की जरूरत है? जी नहीं। क्लियर? ओके। बस जो हमारी की टर्म्स है, जो एनसीईआरटी में हमारी लिखी हुई हैं बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में, वो आपको याद करना है, जिसमें इंडिविजुअल एजेंसी, राइटियस एक्शन, राइट, हमारा निबन्ना, ये सब है। और बुद्धिज्म में बुद्धा के लास्ट वर्ड्स क्या थे उनके फॉलोअर्स के लिए? Be lamps unto yourselves as all of you must work out your own liberation, यानी कि be your own light, और आपको अपना खुद का जो पाथ है लिबरेशन की तरफ, फ्रीडम की तरफ, वो मिल जाएगा। आई बात समझ? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तीनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, पहला है विनया पिटका, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं जो कि मेंबर्स ऑफ संघ, जो ग्रुप था बुद्धिज्म का, उनको फॉलो करने होते हैं। दूसरा है सुत्त पिटका, जहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स है, और तीसरा है अभिधम्म पिटका, जहाँ पे फिलोसॉफिकल मैटर्स पे बात करी गई है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट संघ, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई बुद्धिस्ट संघ क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स, राइट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स इज नोन एज संघ, फाउंडेड बाय द बुद्धा मंक्स। लद्दाख में बहुत सारे हमें बुद्धिस्ट मंक्स दिखते हैं, राइट। सो मंक्स और नन्स, जो फीमेल थी उनको नन्स बोलते थे, राइट। मंक्स और नन्स लिव्ड ऑन एल्म्स यानी कि जो भिक्षा होती है, जो दान होता है। सो दे वर नोन एज भिक्खूज और भिक्खुनीज, ठीक है, तो उनको भिक्खूज और भिक्खुनीज बुलाते थे। आनंदा, जो कि बुद्धा के बहुत ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट थे, फॉलोअर थे, डिसाइपल थे, उन्होंने उनको परसुएड किया कि अपने संघ में जो है विमेन को भी इंक्लूड करें, राइट। तो उसके बाद महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, वो बनी फर्स्ट वुमेन टू बी एडमिटेड टू द संघ एज भिक्खुनी, राइट। एंड उसके बाद काफी सारी विमेन को इंक्लूड किया गया। जो भिक्खुनीज अटेन कर लेती थी लिबरेशन, राइट, फ्रीडम अटेन कर लेती थी फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स, राइट, रिनाउंसिएशन कर देती थी वर्ल्डली लाइफ का, उनको थेरीज बोलते थे। रूल्स फॉर भिक्खूज और भिक्खुनीज लिखे गए थे विनया पिटका में, जो हमने ऊपर पढ़ा। एंड जो संघ है वो डेमोक्रेटिक लाइंस पे बनाया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, यानी कि सबका वोट लिया जाता था, किसी भी मैटर को डिस्कस करने पे वोटिंग होती थी एंड सबकी राय ली जाती थी। क्लियर है? बहुत अच्छे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, राइट। कैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी और आइडियोलॉजी इतनी फेमस हुई, व्हाट इज द रीजन, हाउ वाज इट स्प्रेड?
तो भाई बुद्धिज्म जो है बहुत तेजी से इंडिया, चाइना, जापान, बर्मा, सेलोन यानी कि श्रीलंका, मंगोलिया और तिब्बत में फैला। ठीक है, क्या कॉजेस थे इसके वाइड स्प्रेड के? भाई सबसे पहली चीज, बुद्धिज्म जो है वो कंडक्ट और वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देता था कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कंडक्ट है आपका और आपकी क्या सोच है, राइट, क्या वैल्यूज हैं। कास्ट सिस्टम को इग्नोर करता था, राइट, कि कास्ट जैसा कुछ नहीं होता, ऑल आर इक्वल्स। एम्फसिस देता था फेलो फीलिंग और कंपैशन पे, यानी कि मेत्ता और करुणा पे, राइट, मेत्ता और करुणा पे, कि हमें काइंड और कंपैशनेट रहना है टुवर्ड्स आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर, अच्छे से बर्ताव करना है और दूसरे की सिचुएशन को समझना है। काफी सिंपल टीचिंग्स होती थी बुद्धिज्म में, और जो लैंग्वेज जिसमें ये टीचिंग स्प्रेड होती थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, जैसे कि पाली। तो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, समझे बात। रिसीव्ड रॉयल पेट्रोनेज फ्रॉम अशोका, कनिष्का एंड हर्षवर्धना। तो भाई रॉयल पेट्रोनेज यानी कि किंग्स ने भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया बुद्धिज्म को, राइट, और अपने फंड्स दिए, हेल्प करी। क्लियर, एंड भाई एक्टिविटीज ऑफ संघा हेल्प्ड टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। सो दीज आर द रीजंस ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब इसके बाद हमारा जो है सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म शुरू होगा, जो कि है स्तूपास के बारे में हम जानेंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट ब्रेक ले लो और जितना पढ़ाए वो एक बार रिवाइज कर लो। चलिए, तो अब हम चलते हैं जो हमारे मटेरियल रिमेन्स हैं जिनसे हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चला, वो है भाई हमारे स्तूपास। स्तूपास अभी हम पिक्चर में भी देखेंगे, समझेंगे कि क्या होते हैं। उससे पहले हमें एक टर्म जाननी है, चैत्य। चैत्य क्या है भाई? जो बुद्धिज्म के अंदर होली जगह है, होली प्लेसेस है, पवित्र मानी जाती हैं वो प्लेसेस, उनके लिए जो वर्शिप की प्लेसेस हैं उनको चैत्य बोलते हैं। और चैत्य इज अ बुद्धिस्ट श्राइन, ठीक है, और प्रेयर हॉल विद अ स्तूपा एट वन एंड। क्लियर, ठीक है, तो चैत्य बेसिकली बुद्धिज्म में श्राइन यानी कि मंदिर है। क्लियर, जहां पे एक प्रेयर हॉल होता है और जिसके एक एंड में एक स्तूपा बना हुआ है। ठीक है, अभी स्तूपा हम देखेंगे और पहले भी हमने देखा, राइट, सांची स्तूपा की फोटो हमने देखी। साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट्स ऑफ ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी। तो भाई ये जो बुद्धिज्म में मंदिर हैं, श्राइन्स हैं, ये बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पेशल ट्रीज होते हैं या फिर काफ़ी अलग टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऑ इंस्पायरिंग यानी कि वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हमें देखने को मिलती है। चैत्य मीन्स भाई, अगर लिटरली हम बोले कि ये चैत्य का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चिता और फ्यूनरल पायर। तो भाई चिता, जब एक डेड पर्सन हो जाता है उसकी चिता होती है, तो सिमिलरली चैत्य इसको बोला गया है। और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई जो स्तूपास हैं वो बुद्धा के रेलिक्स यानी कि रिमेन्स के ऊपर बनाए गए हैं आफ्टर ही पास्ड अवे। क्लियर, चैत्य इज अ रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ वर्शिप, राइट, जहां पे पूजा करी जाती है, विद मेनी कॉलम्स और एंड सेमी सर्कुलर रूफ। सेमी सर्कुलर रूफ है और काफी ज्यादा लाइनें हैं, कॉलम्स हैं उस हॉल में। स्तूपा सिचुएट्स एट द एंड ऑफ द हॉल, इस हॉल के एंड में जाके स्तूपा है। ठीक है, क्लियर, द विहारास वर रॉक कट केव्स यूज्ड एज द रेसिडेंस ऑफ मंक्स। तो भाई यहाँ पे मंक्स की रहने की भी जगह होती थी जिनको विहारास बोलते हैं, जो कि रॉक कट केव्स, रॉक को काट के केव्स बनाए गए हैं जहाँ पे मंक्स रहते हैं। क्लियर, बहुत अच्छे। वेयर वर स्तूपास बिल्ट, स्तूपास कहाँ पे बनाए गए भाई? स्तूपास वर बिल्ट इन द प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ। जहां जहां गौतम बुद्ध की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वहां पे स्तूपा बने हैं। लुम्बिनी में बने हैं वेयर ही वॉज बॉर्न, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बोध गया में जहां पे उन्होंने एनलाइटनमेंट गेन करी। सारनाथ पे जहां पे उन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक सरमन दिया यानी कि पब्लिक स्पीच दी, टीचिंग्स अपनी बताई। कुशीनगर में जहां पे उन्होंने डेथ निबन्ना अटेन किया, पीस अटेन किया। क्लियर, बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE, भाई सेकेंड सेंचुरी BCE तक अ नंबर ऑफ स्तूपास, कई सारे स्तूपास बन चुके थे, इंक्लूडिंग दोज एट भरूच, सांची एंड सारनाथ। तो भरूच, सांची और सारनाथ में 200 BCE तक भाई स्तूपास बन चुके थे।
क्लियर, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं जी। Why were the stupas built? stupas क्यों बनाए गए भाई? remains, relics यानी कि remains of the Buddha such as his bodily remains या फिर ऑब्जेक्ट्स जो वो यूज करते थे वो यहाँ पे बेरी करे गए हैं, दबाए गए हैं और उसके ऊपर स्तूपा बनाया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द अशोक वंदना, Ashoka distributed portions of the Buddha's remains to every important town and ordered the construction of stupas over them. तो भाई जो अशोका दी एम्परर थे उन्होंने आफ्टर बुद्धा अटेंड निबन्ना, आफ्टर हिज डेथ, उनके बॉडी रिमेन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो हमने पढ़े, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, राइट, इधर दे दिए एंड बोला गया कि इनके ऊपर स्तूपास बनवाए जाए। समझ गए बात, बहुत अच्छे। हाउ वर स्तूपास बिल्ड, भाई स्तूपा कैसे बने भाई? इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ द स्तूपास रिकॉर्ड डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग देम। तो भाई जो स्तूपा है उनके पिलर्स पे, रेलिंग्स पे ना कुछ कुछ एंग्रेव्ड है, लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस है। बेसिकली ये लिखा है कि भाई किसने कितनी डोनेशंस दी इस स्तूपा को बनवाने में, ठीक है। डोनेशंस यानी कि दान, क्लियर। डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज द सतवाहनास, राइट, बाय गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या है? जो ग्रुप है ना, सिमिलर ऑक्यूपेशन जो करते हैं वो ग्रुप गिल्ड्स है। कॉमन मैन, भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। तो भाई कौन कौन देता था डोनेशंस? हमारी पूरी लिस्ट आ गई। किंग्स देते थे, गिल्ड्स देते थे, कॉमन लोग देते थे, भिक्खूज भिक्खुनीज देते थे। क्लियर, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। बहुत बढ़िया। तो भाई द स्तूपा ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड। सर्कल ये होता है, सेमी सर्कल ये होता है, हमें दिख रहा है ये क्या है? सेमी सर्कल है, राइट, ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा। इसको क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं, ये जो सेमी सर्कल है, अंडा। क्लियर, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं यहां से एक बार, अंडा। क्लियर, बहुत अच्छे। Above the anda was the harmika, a balcony-like structure that represented the abode of gods. ये ऊपर देख रहे हो, ये बालकनी सी है ना, ये है हर्मिका, ठीक है। यहाँ पे ये एक बालकनी दे दी गई है जिसको बोला है कि भाई यहाँ पे गॉड्स रहते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर भाई अराइजिंग फ्रॉम दी हर्मिका, हर्मिका से ऊपर हमें एक मस्त दिख रही है कॉल्ड यष्टि। ये क्या, एक छतरी सी है, छत्रा स्पायर, ऐसे ऐसे बना हुआ है ये, आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, राइट। तो अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका, बालकनी से एक मस्त है जहां पे, जिसको यष्टि बोलते हैं, उसके ऊपर एक छतरी और अम्ब्रेला दी गई है, ठीक है जी। अराउंड द माउंड, माउंड क्या है? ये हमारा सेमी सर्कल, अंडा जो है वो माउंड है, माउंड होता है जो ऐसे राइज कर रहा है। वॉज अ रेलिंग, भाई यहाँ पे एक रेलिंग हमें नजर आ रही है, ठीक है। सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस, सेक्रेड यानी कि होली, पवित्र, फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड, ठीक है जी। तो भाई एक रेलिंग दे दी जो कि इस सेक्रेड होली स्पेस को बाकी दुनिया से अलग कर रही है। The early stupas at Sachi and Bharut were plain except for the stone railings. उन पे कुछ ऐसे carvings नहीं थी, बस stone की railings थी। क्लियर, वो प्लेन थे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठ के आता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। द फेट ऑफ अमरावती स्तूपा, क्वेश्चन बनता है, वाइल द स्तूपा एट सांची सर्वाइव्ड, व्हाई डिडंट द अमरावती स्तूपा सर्वाइव। भाई अमरावती स्तूपा को हम क्यों नहीं बचा सके जबकि हमने सांची स्तूपा को तो बचा लिया, ठीक है। तो उसके लिए पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं। जो अमरावती स्तूपा है वो एक रूइंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। रूइंड यानी कि खराब हो रखा है, इट इज नॉट वेल प्रिजर्व्ड। तो भाई इट वॉज बिल्ट अराउंड 300 BCE एट अमरावती विलेज, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्लियर, अब क्या कहानी है, 1796 में जो वहां का लोकल राजा था, ठीक है, उसने अमरावती स्तूपा के स्टोन को इस्तेमाल किया टू बिल्ड अ टेम्पल, एक टेम्पल बनवाया, ठीक है, एक मंदिर बनवाया, एंड थॉट देयर माइट बी सम ट्रेजर बरीड इन स्तूपा की, मैं इसका जो पत्थर है वो टेम्पल में लगवा देता हूँ और हो सकता है स्तूपा के नीचे कोई मुझे ट्रेजर मिल जाए भाई,
ठीक है, कोई मुझे सोना चांदी कुछ कीमती मिल जाए, ठीक है। फिर अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी नाम सुना हुआ है, मेड डिटेल्ड ड्रॉइंग्स ऑफ स्कल्पचर। भाई जो स्कल्पचर था अमरावती स्तूपा का, उसकी डिटेल्ड ड्रॉइंग्स बनाई कॉलिन मैकेंजी ने इन अमरावती, बट These reports were never published to protect the stupa, पर ये रिपोर्ट्स कभी पब्लिश ही नहीं हुई। फिर 1854 में वॉल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ आंध्र प्रदेश visited अमरावती and collected several sculpture panels and took them away to मद्रास। तो भाई क्या हुआ कि कुछ वहां के रिमेन्स, अमरावती स्तूपा के रिमेन्स वॉल्टर इलियट ने मद्रास पहुंचवा दिए, जिनको एलियट मार्बल्स के नाम से बाद में जाना गया। क्लियर, ठीक है। बाय द 1850s some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places। तो ये जो stones थे, material remains थे, ये जगह जगह जाने लगे। कहाँ भाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कैलकाटा पहुंच गया, इंडियन ऑफिस इन मद्रास पहुंच गया, एंड लंदन भी ये पहुंच गया, ताकि भाई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के गार्डन्स में इनको डिस्प्ले पे लगाया जाए। तो लूट लिया गया बेसिकली, ठीक है। और ये जो चीज है बच गई थी सांची के टाइम, है ना। तो एच कोल क्या कहते हैं? H.H. Cole के views about preservation of ancient monuments. It seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art. कि भाई ये suicidal है जब हम किसी तीसरे तिगाड़े को अपना जो हेरिटेज है, राइट, अपना जो ओरिजिनल वर्क है वो लूटने दें, ठीक है। म्यूजियम्स शुड हैव प्लास्टर कास्ट कॉपीज। प्लास्टर कास्ट कॉपी भाई, ठीक है, एक कॉपी बना के दे दो उन्हें खुश होने के लिए, अपने म्यूजियम में लगाने के लिए, जो हमने सांची के टाइम किया। वेयर एज द ओरिजिनल्स शुड रिमेन वेयर दे हैव बीन फाउंडेड, जहां पे वो है। अनफॉर्चुनेटली कोल जी की किसी ने नहीं सुनी, और ना ही वो किसी अथॉरिटी को कन्विंस कर पाए। कहाँ पे? अमरावती में। क्लियर, बहुत अच्छे। ये देखिए, अब हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट? Because number 1, Amravati was discovered before scholars understood the value of the finds। भाई अमरावती बहुत पहले हमें मिल गया था, और तब हमें पता नहीं था कि कितनी कीमती, कितनी वैल्यूएबल चीज है ये जो हमारा ओरिजिनल आर्किटेक्चर है। बट सांची के टाइम तक हमें समझ आ गई थी। नंबर 2, when Sanchi was discovered in 1818, 3 of its 4 gateways were still standing and the mound was in good condition। भाई हमें सांची ऑलरेडी थोड़ी बेटर कंडीशन में मिला, 3 उसके गेट्स तो खड़े हुए थे, राइट, तो वो सॉलिड कंडीशन में था, तो हम उसको बेटर प्रिजर्व कर पाए। फिर भाई 19th century यूरोपियंस लाइक द फ्रेंच एंड इंग्लिश sought शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे, लेकिन प्लास्टर कास्ट कॉपीज दे दी गई एंड हमने ओरिजिनल अपने पास रखा जो हमने पढ़ा था सांची के टाइम। क्लियर, बहुत अच्छे, ये हमारा आंसर बन गया। परफेक्ट। अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, कि भाई कुछ सिंबल्स हैं जो कि बुद्धिज्म में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, राइट, जो कि हिस्टोरियंस अगर बिना कोई हेजियोग्राफी, बिना कोई बायोग्राफी पढ़े देखते तो शायद उनका मतलब समझ नहीं पाते, लेकिन जब हेजियोग्राफीज में पढ़ा तो समझ आया अच्छा इन सारे सिंबल्स का कोई मीनिंग है। ये वो सारे सिंबल्स हैं जो कहीं किसी स्कल्पचर, किसी पिलर, किसी वॉल, इन सब पे बने हुए देखे गए स्टूपाज में, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो भाई सबसे पहले देखिए एक एम्प्टी सीट। एम्प्टी सीट बेसिकली इसका मीनिंग था मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, राइट, जो उन्होंने मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद भाई हमारा स्टूपा क्या रिप्रेजेंट करता है? महापरिनिब्बाना। महापरिनिब्बाना यानी कि जो फाइनल पासिंग अवे थी बुद्धा की, आफ्टर विच ही हैड एस्केप्ड द साइकिल ऑफ रीबर्थ, राइट, सो द फाइनल निर्वाणा। क्लियर। फिर नंबर 3 पे व्हील। भाई व्हील क्या दर्शाता है? इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, जो उन्होंने फर्स्ट पब्लिक स्पीच दी थी, कहाँ पे? सारनाथ में। फिर नंबर 4 पे आता है हमारा बोधि ट्री। ट्री अब अगर हिस्टोरियंस ऐसे देखेंगे तो उन्हें ट्री लगेगा, कोई मीनिंग थोड़ी लगेगा, बट एक्चुअल में ये मीनिंग है जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट को अचीव किया, अटेन किया आफ्टर वर्शिप, आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर
लॉन्ग, राइट, क्लियर है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रेडिशंस जिनके कोई यार डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकल के आए हैं, बुद्धिज्म से जो एसोसिएट नहीं होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं शालाभांजिका, जो आप अपनी बुक में देखेंगे ना, फिगर नंबर 4.17, द वुमेन एट द गेट, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक विमेन ऐसे एक पेड़ पे लटकी सी हुई है, तो उसको नाम दिया गया शालाभांजिका, जो कि ऐसा बोला जाता था जब हिस्टोरियंस ने पढ़ा कि शी वॉज अ वुमेन जिसके टच से पेड़ों पे फूल उग जाते थे, तो इट रिप्रेजेंटेड प्रॉस्पेरिटी एंड नेचर। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स के मोटिव्स हमने पिक्चर्स देखी हैं, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी, कैटल, तो भाई इनको बोला गया है कि पॉसिबली ये कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट दिखाते थे, जैसे कि एलिफेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ दिखाता होगा, ऐसे करके। फिर भाई गजालक्ष्मी, गजालक्ष्मी जो हमारी फिगर है, फिगर 4.19, जहाँ पे आप एक वुमेन बीच में देख रहे हैं, साइड में एलिफेंट्स देख रहे हैं और लोटस देख रहे हैं, तो लोटस, एलिफेंट और वुमेन, इसको भाई कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वाटर स्प्रिंकल हो रहा है तो अभिषेका हो रहा है उस वुमेन का। कोई कहता है कि भाई ये गजालक्ष्मी है, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, क्योंकि लोटस दिए गए हैं, ठीक है, और एलिफेंट्स भी हैं, दोनों ही काफ़ी प्रॉस्पेरस होते हैं। और किसी ने कहा है कि ये बुद्धा की मदर माया है, क्लियर। तो भाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है एक हमारी स्कल्पचर की। फिर आता है द सर्पेंट, ये जो हमारी पिक्चर है 4.21 पे, तो भाई इसका अननोन है क्या रीज़न है, लेकिन जेम्स फर्गसन की बात होती है, जो मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्गसन, उन्होंने बोला था कि भाई जो सांची है वो तो सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप है, क्लियर। तो ये एक एसोसिएशन हो सकती है कि सांची में तो पेड़ों की और सांपों की, सर्पेंट की वर्शिप होती है, क्लियर, समझ गए बात। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो गया है। आगे चलते हैं। अब स्कल्पचर के बाद हमारा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस का टॉपिक आता है, जिधर एक और नई पिक्चर ऑफ बुद्धिज्म आई, महायाना। तो भाई बेसिकली जब भी कोई रिलीजियस बिलीफ शुरू होता है तो विद टाइम उसमें कई सारे चेंजेस आने लगते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर ज्वाइनिंग इट, ठीक है। तो ये जो हमने अर्लियर बुद्धिज्म पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा ना, वो ये लोग महायाना वाला ग्रुप इसको हिनयाना बोलता था, जिसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये बनता है लेसर व्हीकल, और अपने आप को ग्रेटर व्हीकल बोलता था। तो क्या चेंजेस आए, पहले क्या हमने पढ़ा कि बुद्धा बोलते थे आप इंडिविजुअल एफर्ट से, अपने एक्शन से निबन्ना प्राप्त कर सकते हैं, और हमने बुद्धा की लाइफ पढ़ी, कैसे उन्होंने खुद एफर्ट्स करके एनलाइटनमेंट और निबन्ना पाया। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बुद्धा वॉज अ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे उनको गॉडली फिगर बना दिया, उनकी पूजा होने लगी, और जो भी इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स थे उनको, जैसे प्रीस्ट्स होते हैं, पंडित होते हैं, वो बना दिया, जो बाकियों की हेल्प करने लगे तो उनकी भी पूजा होने लगी, राइट। सो अडॉप्टेड न्यू डॉक्ट्रिन्स एंड एथिक्स, जैसे कि वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा, ठीक है, यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज, बिलीव्ड आइडियल ऑफ बोधिसत्ता। बोधिसत्ता क्या है, जो आपको बताए, जो प्रीस्ट टाइप एक उनको पोजीशन दे दिया, एंड इनकी भी वर्शिप होती थी, राइट। वर्शिप बुद्धा एज गॉड एंड दे बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति, राइट। तो एक इमेज दे दी और डिपेंड हो गए कि बुद्धा है जो हमें एनलाइटनमेंट प्राप्त करवाएंगे, रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एजेंसी, ठीक है। तो हिनयाना फॉलोड ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, बिलीव्ड इन ओल्डर ट्रेडिशन, जो हमने पढ़ा, यूज्ड पाली लैंग्वेज, बोधिसत्तास वर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, नो इम्पोर्टेंस टू गॉड, इररेलेवेंट, जैसे हमने पढ़ा, नो इम्पोर्टेंस टू भक्ति, और ये खुद को थेरा वादिनीज बोलते थे, ठीक है, ठीक है, खुद को दे यूज टू रेफर एज थेरा वादिनीज, क्लियर, जो हमारा बॉक्स में मेंशन्ड है बुक में, बहुत अच्छे, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमारा एक टॉपिक आता है पुरानिक हिंदुइज्म का। तो हमने न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस में हिनयाना पढ़ा, एंड अब हम पढ़ रहे हैं हिंदुइज्म का राइज, ठीक है। पुरानिक हिंदुइज्म, पुरानिक यानी कि जो पुरानाज में मेंशन्ड है, ठीक है। पुराना क्या है, ये हमारी जो पुराण है वो कंपाइल्ड बाय ब्राह्मणास अबाउट द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई, मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई के बीच में, जहां हमारा इसको 300 to 500 सी के अराउंड ये
बन रही थी। ट्रेडिशनली देयर वर 18 पुराणास। भाई पुराणों में क्या लिखा है, जो भी ज्ञान था, जो भी रिलीजियस नॉलेज थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, कौन से किंग ने क्या किया, राइट, ऑल द डाउट्स, एवरीथिंग वाज एड्रेस्ड ओवर हियर। रिचुअल्स, पिलग्रिमेज के बारे में, मॉरल टीचिंग्स, ये सब कुछ इनमें बताया गया है। मोस्ट ऑफ पुराणास आर स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, राइट, तो जो कॉस्मिक, कॉस्मोलॉजी, राइट, माइथोलॉजी, इस सब के बारे में। पुराणास वर रिटन इन संस्कृत एंड मेंट टू बी रेड अलाउड, जोर जोर से पढ़ी जाएं, टू एवरीबडी इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास, ठीक है, सो ऑल वर इंक्लूडेड। पुरानिक हिंदुइज्म इंक्लूडेड 2 ट्रेडिशंस। तो भाई अब हिंदुइज्म में, जो कि पुराणास में मेंशन्ड है, 2 ट्रेडिशंस है रिलीजन के, ठीक है, एक है वैष्णविज्म और एक है शैविज्म। विष्णु की पूजा, जिसको हम कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, और शिव की पूजा हमारे शैविज्म में आ गई, ठीक है, तो वैष्णविज्म और शैविज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार और इनकार्नेशन, राइट, कि हम भगवान को एक अवतार में देखने लगे, राइट, कि भगवान इनका रूप धारण करके आए, गेन्ड पॉपुलैरिटी इन वैष्णविज्म। एंड अवतार्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स, हम स्कल्पचर्स में देखते हैं, राइट, जो हमने पढ़ा। शिवा वॉज सिंबलाइज बाय द लिंगा, राइट, जो हमारा शिवलिंग होता है, राइट, और ये लिंग को यहाँ पे भी धागे में बांध के पहनते थे पहले। वासुदेव कृष्णा वॉज इंपॉर्टेंट डेटी इन मथुरा रीजन व्हेन वी टॉक अबाउट वैष्णविज्म। क्लियर, तो ये तो हम काफी ज्यादा पता है हमें पुरानिक हिंदुइज्म के बारे में, क्योंकि आज भी ज्यादा वाइड स्प्रेड है। बहुत बढ़िया। अब छोटा सा एक हमारा एंड में टॉपिक है टेम्पल्स का। क्लियर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पूछा नहीं जाता यहाँ से, लेकिन कवर कर लेते हैं। भाई टेम्पल्स वर बिल्ट टू हाउस द इमेजेस ऑफ गॉडेस एंड गॉडेसेस, राइट, हमारी जो भगवान है उनकी तस्वीरें या स्कल्पचर वहां पे रखा जाता है। अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम, जिसको गर्भगृह बोलते थे, गर्भगृह बोलते थे, एक छोटा सा कमरा जहाँ पे श्राइन रखी होती थी। लेटर भाई बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लगे, टॉल स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर सेंट्रल श्राइन, जिसको शिखर बोलते हैं, राइट, आप देखते हो ना, बड़े बड़े मंदिर, ये शिखर है, राइट, और अंदर श्राइन होती है। लेटर असेंबली हॉल, ह्यूज वॉल्स, गेटवेज एडेड, भाई और ज्यादा मैक्सिमाइज करते गए हम टेम्पल्स को, राइट, बड़े बड़े टेम्पल्स। भाई साउथ इंडिया में जाएंगे कितने बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं। सम अर्ली टेम्पल्स वर कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों से टेम्पल्स को बनाया जाता है, जैसे आप फोटो देख सकते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा मेड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक, भाई कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में है, जो कि एक ही रॉक से कार्व आउट किया गया है। क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्पल्स। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड में आपको वापस मैं रिवाइज कर दूं कि क्या आपको करना है। भाई ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ पॉइंटर फॉर्मेट में, और फिर सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो है ओसवाल का, इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करो। सीधा क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करोगे तब भी आप नोट्स अपने टॉपिक वाइज बना सकते हो, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नोट्स दिए गए हैं, राइट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और भी सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। और यार क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए मैं इसी को रेकमेंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू बाय इट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। तब तक के लिए ये अपना पूरा पक्का कर लो। चलिए everyone, so guys that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.